लेट से मैं आपको स्टार्ट ही वहाँ से करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 से, क्योंकि पहले तो 10 नंबर वाले होंगे। पेपर का पैटर्न आप सबको पता है ना, जो पहली बार टेस्ट दे रहे हैं, पहली बार पेपर दे रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। इनमें से जो पहले 10 क्वेश्चन होंगे ये 10 मार्कर के होंगे, और अगले 10 क्वेश्चन होंगे ये 15 नंबर के होंगे। तो टोटल 250 नंबर का पेपर होगा आपको। ठीक है, तो आपने शुरू ही कहाँ से करना है? 15 नंबर वालों से। और 15 नंबर वालों में से कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 10। कभी भी इस पेपर में ऐसे मत चलना 1 2 3 4 करके, फिर आप बाहर हो जाओगे। आपने जो आता है उस क्वेश्चन को उठाना है। उसके लिए करना क्या है? पेज खोल लेना है, इधर लिखा हुआ है कि मुझे 16वां क्वेश्चन आना है, शीट में ढूंढना है 16वां क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है, सीधे वहां से पेपर स्टार्ट करना है। जो क्वेश्चन आता होगा, आता यानी कि जो आपने पहले प्रैक्टिस की थी, उसको तुरंत लिखो, खत्म करो। इसके डबल साइड इफेक्ट हैं। एक, आपको आता था आपने तुरंत लिखा। दूसरा, अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया और टाइम कम लगेगा ऐसे। ठीक है, जैसे हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो कोई बोलेगा अच्छा 10 मिनट का है तो ये 5 मिनट में टाइम लगना चाहिए, 15 मिनट का है 7 साढ़े 7 मिनट टाइम लगना चाहिए। वो टाइम वो मैंने आज तक कभी इंप्लीमेंट नहीं किया ना, वो होता है। इतनी मैकेनिकल लाइफ इंसान की नहीं है, इंसान रोबोट नहीं है। ठीक है, वो नहीं कर सकता इंसान, उसको भूल जाओ। ठीक है, वो टाइम शाइम छोड़ो। ये स्ट्रेटेजी करोगे तो जो भी आपका खुद का इंडिविजुअल बेस्ट होगा वो निकल के आ जाएगा। और इंडिविजुअल बेस्ट आपने कैसे बनाना है? थ्रू आंसर राइटिंग। जब आप ये टेस्ट सीरीज दोगे तो उसमें अपने आप आपका इंडिविजुअल बेस्ट आएगा। लड़ाई आपकी खुद से भी होनी चाहिए, एक तो आपकी बाकी वालों से, एक खुद से, कि आज मेरा क्या कैलिबर है, एक हफ्ते बाद मेरा क्या कैलिबर है। अगर आज ये पेपर मैंने जब एथिक्स का पेपर दिया था पहली बार, मुझे 4 घंटे लगे थे। मैंने घड़ी नहीं रखी थी साथ में, मैं बैठा, मैंने क्वेश्चन पेपर रखा साथ में और मैंने कहा कि मैंने पेपर कंप्लीट करना है। मतलब जो मॉक टेस्ट दे रहा था मैंने किया, और लास्ट में टाइम देखा, मुझे 4 घंटे लगे। लेकिन इतना सुंदर मैंने लिखा था, जिसको मैंने दिखाया बोलता वाह क्या पेपर है। लेकिन मुझे पता था कि 1 घंटा ज़्यादा लगा है सुंदर लिखने के चक्कर में। फिर अगली बारी मैंने क्या किया, उसका टाइम रिड्यूस किया। ठीक है, फिर मैं आया 3.5 घंटे पे। ठीक है, 3.5 घंटे भी ज़्यादा है। मतलब मैं घड़ी देख ही नहीं रहा था उस समय, मेरा काम था कि मैंने पेपर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। फिर तीसरी बार भी मुझे 3.25 घंटे लगे, और चौथी बार मैंने खत्म कर दिया उसको 3 घंटे में। फिर मैंने लिखना छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा एथिक्स का पेपर खुद से नहीं लिखा। 4 बार दिया मैंने सिर्फ टाइम अपना नोट करने के लिए। मुझे उससे क्या समझ आया कि मेरी खुद की गलतियां, एक तो है ना कि मेरी गलतियां कोई दूसरा बता रहा है, लेकिन आप लोग खुद में सारे यूनिक हो। जैसे एंथ्रो में पढ़ते हैं हर कल्चर यूनिक है, तो कल्चर रिलेटिविज्म का कंसेप्ट आता है। एथनोसेंट्रिक नहीं होता कि एक को रख के मैं जज नहीं कर सकता। आप, मैं अगर बेस्ट हूँ, मुझे देख के आप सारे जज नहीं कर सकते अपने आप को। आपको खुद में खुद का बेस्ट ढूंढना है। तो वो कब आएगा? पहले अपना वर्स्ट देखो। वर्स्ट कैसे देखना है? रखो पेपर, लिखो। फिर किसी अच्छे पर्सन से, अपना दोस्त जो साथ में तैयारी कर रहा है, उससे इवेल्युएट करवा लो, या जहाँ टेस्ट सीरीज दे रहे हो उनसे इवेल्युएट करवा लो। अगर टेस्ट सीरीज कहीं देते हो, ठीक है, तो उसका भी यही हिसाब रखो। 3 घंटे टाइम लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है अगर पहला टेस्ट आप 4 घंटे में भी खत्म कर लो। लेकिन खुद को पता होना चाहिए, ऊपर टाइम लिख दो कि मैंने ये पेपर जो है 8 बजे स्टार्ट किया, खत्म मेरा 3 घंटे में होना चाहिए था, लेकिन मुझे लग 3.5 घंटे रहे। ऊपर लिख दो कि मुझे 3.5 घंटे लगे। ठीक है, पहली बार। और कई लोग तो ये पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं घर में, वो सोचते हैं कि मेरा टेस्ट बेकार क्यों जाए, मैंने इवेल्युएटर से एग्जाम वो करवाना है, इवेल्युएट। तो आप ये चीज़ घर में कर सकते हो। पेपर कौन सा लोगे? जो कोई भी पेपर जो आपको अच्छा आता है, ऐसे का ले लो, ऐसे लिख लो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आती है वो ले लो। तो ऐसे का पेपर लोगे, उसको लिखो, देखो कितना टाइम लग रहा है। फिर आपको उसको रिड्यूस करना है अपने लेवल पे। ये एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो फिर जैसे मान लो आपको 16वां क्वेश्चन आता था, तो 16वां क्वेश्चन पहले करो बहुत अच्छे से, जल्दी खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि आपने पहले का सारा कुछ आपके दिमाग में छपा हुआ है। आंख बंद करके भी आप लिख दोगे फटाफट। फिर मान लो 18वां क्वेश्चन भी आपने लिखा हुआ था, तो ये चीज़ जब आपको पढ़ना मिलेगा ना, आप उसी टाइम उस पर टिक लग दोगे कि ये तो मैंने किए हुए थे पहले, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए हुए हैं। तो सबसे पहले उन्हीं पे पढ़ना है, और सबसे पहले 15 वाले ही करने हैं। जब 15 वाले जो आते थे वो कर लिए, फिर आओ 10 वाले पे। और सेम यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपने पहले के किए होंगे, तो फिर आओ इन पे। लेट से पहले गो में मैंने 7 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, 4 यहाँ से किए, 3 यहाँ से किए। ये 7 क्वेश्चन वैसे थे जो मुझे आते थे, मैंने पहले भी प्रैक्टिस किए थे, और ये मेरे बेस्ट हैं। स्टार्ट आपने अपने बेस्ट से किया है, आपकी हैंड राइटिंग भी शुरू में बहुत अच्छी होगी। फिर दोबारा से आना है 15 नंबर वालों पे। फिर वैसी जगह पे आना है जैसे आपने 2 दिन पहले हिंदू में सेम आर्टिकल पढ़ा था, नया नया याद पड़ा है, आपके माइंड में है। अभी जो आपने 7 क्वेश्चन लिखे ना, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आंसर का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा कि ये इंट्रो, ये बॉडी, ये पॉइंट्स। कई बार तो बॉडी के पॉइंट्स ही रिपीट हो जाते हैं एक क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन में, सिर्फ आपने उसको थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज चेंज करनी होती है। 7 क्वेश्चन लिखने के बाद जो आपको बड़े अच्छे आते थे, कई बार ऐसा होता है कि जो आपने पहले पेपर पढ़ा होगा वो भी रिकॉल होकर आपके माइंड में आ जाएगा।
फिर आप उन क्वेश्चंस को करो, लेकिन करने पहले 15 वाले ही हैं। सेकंड गो में वो करो, फिर आओ 10 वाले पे खत्म करो, और लास्ट अब हो सकता है दोबारा जब आपने किया 7 क्वेश्चन और हो गए, टोटल 14 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कितने बचे पीछे? 6। अब लास्ट में आओ इन पे, और लास्ट में भी पहले आना है 15-15 वाला पे। क्वेश्चन छोड़ना कोई नहीं है, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में पढ़ लो, सिलेबस से ही आता है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर थीम जो है उसी से आता है। थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में पढ़ लो, अगर नहीं भी आता है उसको रिलेट करके लिखो, छोड़ना कुछ नहीं है पेपर, अच्छे से लिखो। मान लो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बचे थे, 2 क्वेश्चन खत्म करो, फिर लास्ट में 10 वाले पे जाओ, ये अप्रोच होनी चाहिए। अब इससे होगा क्या, फाइनली मान लो आपका पेपर गया एग्जामिनर के पास, एग्जामिनर को क्या पता है आपने कौन सा पेपर पहले चेक किया, वो क्वेश्चन 1 से चेक करेगा। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता ही ना हो, और आपने बिल्कुल एंड में जाके ऐसी जल्दी जल्दी कुछ भी लिखा हो, और लास्ट में जब आप लिखोगे ना तो टाइम खत्म होने वाला होगा, 15 मिनट में हो सकता है आपके 4 क्वेश्चन बचे हों, तो आप जल्दी जल्दी करोगे, फिर आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। और हो सकता है पहले आपने जैसे 15 मार्क्स वाला जो था, इसमें 3 पेजेस मिले हुए थे, 3 लीव्स मिलते हैं, तो हो सकता है आपने पूरे 3 पेज भरे हो। जब टाइम कम होगा और 10-10 वाले, हो सकता है आप एक ही साइड लिख रहे हो, पीछे आप लिख ही नहीं रहो, ठीक है। मैंने ऐसे भी किया है लास्ट में किसी किसी जीएस में कि 10 नंबर वाला मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ खत्म कर दिया बस, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिखना है। इतना मैंने लिखा, 1 नंबर तो देगा ही देगा, एक तो देगा। और हो सकता है कि अगर जो उसने कोर या रेलेवेंट पूछा था, मेरे से पहले से जितने भी लिख रहे हैं वो रेलेवेंट लिख ही नहीं रहे हैं और 2-2 पेज भर रहे हैं, तो वो खुश होगा कि कम से कम इसने मेरा टाइम तो बचाया, जो मैंने पूछा था इसको जितना आता था इसने उतना ही लिखा, तो खुशी खुशी में हो सकता है वो मुझे 1 की बजाय 2 नंबर या 1.5 नंबर दे दे। आपने एग्जामिनर की लाइफ आसान करनी है, ठीक है। तो फिर जब उसमें मान लो कुछ भी मुझे मिला, दूसरा क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा आता था, जो मैंने बड़ा अच्छा लिखा था, तो वो लिखा भी पहले था, हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी, इसमें हो सकता है हैंड राइटिंग भी अच्छी ना हो, यहाँ वो मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स दे देगा। तीसरे पे जाएगा, हो सकता है तीसरा भी मुझे आता हो बहुत अच्छा, तीसरे में भी मुझे अच्छे मार्क्स दे देगा। चौथा हो सकता है पहले क्वेश्चन जैसा ही हो, जो मुझे नहीं आता था, लेकिन अब उसको अगर मान लो उसने यहाँ मुझे 4 दिए, यहाँ 4 दिए, तो यहाँ वो मुझे फिर अचानक से 1 नंबर नहीं देगा, वो यहाँ भी मुझे 4 दे के आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये अच्छा क्वेश्चन लिखा। नेक्स्ट हो सकता है दोबारा मैंने अच्छा लिखा हो, यहाँ दोबारा 4.5 दे देगा, तो उसका हाथ एक बार जब खुलेगा एग्जामिनर का, वो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। और एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि मैंने बड़े अच्छे लिखे और लास्ट में लिखे, वो बोलेगा यार ये क्या लड़का है, क्या लड़की है, इसने तो लास्ट में इतना साफ साफ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसने बड़ी अच्छी आंसर राइटिंग की हुई है। तो वो कभी आपको साइकोलॉजिकली आपको वो क्या नहीं कर पाएगा, आपके बारे में जान ही नहीं पाएगा, और आपको मार्क्स देता चला जाएगा, इससे ओवरऑल आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये है आंसर राइटिंग की। तो और कौन सवाल पूछ रहा था बीच में, पूछो फिर हम जाएंगे। हाँ सर, जितने भी टॉपर्स हैं उसकी, चाहे एसी के हो चाहे केस के, सभी की एक स्ट्रेटजी है, बट एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू एक कलेक्टिव स्ट्रेटजी होती है, ऑप्शनल एसे और एथिक्स। एक ये कलेक्टिव मतलब कि सारा जनरल के जीएस 1 2 3 में वो मैंने इनको वही तो बताया, एक प्लस माइनस करो, एवरेज स्कोर बैठ ही जाता है, बिल्कुल सभी का उतना ही बैठता है। सर ये कलेक्टिव जो एसे एथिक्स है, इसको ऑप्शनल के अलाउ करना है साथ में। वही मैंने इनको वही चीज़ बताई थी कि जैसे बाकी बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ जीएस पढ़ता जा रहा है और जीएस पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा है, आपने बाकियों से हटना है। बाकियों से हटने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है, और ऑप्शनल ऐसा डिसाइड करना है कि जिसमें नंबर आते हों, और कई बार दिल पे नहीं लेना है। इस एग्ज़ाम को आप ईगो के साथ नहीं ले सकते, ना अपनी दिलचस्पी पे ले सकते हो सकता है कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है, मेरा ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग था, और मुझे पहले लगता कि मैं ज्योग्राफी लूँगा, लेकिन फिर मैंने आगे पीछे तराशा, पहला कि एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, क्या ज्योग्राफी का कोई मेंटर है, पहला। दूसरा, क्या ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, क्या ज्योग्राफी के करंट अफेयर वगैरह वगैरह केस स्टडीज़ वगैरह कोई प्रोवाइड कर रहा है आगे पीछे, क्या वो, देखो ऑनलाइन कंसेप्ट मुझे कभी भी आज तक पसंद नहीं है, फर्स्ट हैंड सामने बंदा होना चाहिए। क्या सामने बंदा कोई है जिसके पास मैं कभी भी जाके जो मेरा डाउट है, बस मुझे वो डाउट पूछना है उसको, चाहे वो मुझे फ़ोन पे बता दे चाहे ऐसे बता दे, ठीक है। फ़ोन पे कई बार पता चल जाता है, कई बार नहीं चलता, लेकिन एट द एंड बैकअप तो है कि नहीं पता, मैं सुबह पहुंच जाऊंगा वहां पे, तो मुझे कुछ तो बताएंगे। अगर ये सब कुछ है तो आई विल गो विद ज्योग्राफी, अगर ये सब नहीं है तो बेशक मेरी दिलचस्पी ज्योग्राफी पढ़ने की है, जब मैं सेलेक्ट होऊंगा मैं बाद में ज्योग्राफी पढ़ूंगा। अभी जब मुझे ऑप्शनल अपना डिसाइड करना है तो मैं एक ऐसा ऑप्शनल डिसाइड करूंगा जिसके लिए ये सब कुछ अवेलेबल है, मतलब कि हमें एक लेवल ऊपर जाना है। मैं देखो खुद अगर तैयारी करूंगा, मैं खुद पढ़ तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर मुझे किसी की हेल्प लेनी है,
तो मैं वहाँ हेल्प लूंगा जो बेस्ट हेल्प यहाँ प्रोवाइडेड है मेरे आसपास। तो उसको देख के आपको डिसाइड करना होता है कि आपने कौन सा ऑप्शन लेना, दिलचस्पी के हिसाब से नहीं। जब और पहले 2-3 आपने पहले ही चूज कर लिया, अब मोस्टली आपके तो हैं, आपको मैं बता रहा हूँ सोच लेना हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। देख लेना पहले किसने हिस्ट्री लिया है, नहीं लिया है, पेपर कैसा आता है, वो सब कुछ प्लस 3 महीने में खत्म कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ, ये सारे गुड ऑप्शन। आपने अभी कहा कि 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं, 15 के 10 आते हैं, तो अगर दूसरों 15 वाले हैं उनमें से कुछ हमें नहीं आते, तो 10 वाले आ रहे हैं, तो पहले हमें वो 15 वाले सारे खत्म करने हैं या उन पे फोकस करना है जो आ रहे हैं? आपने शायद सुना नहीं जो मैं बता रहा था, सुना नहीं सुना आपने। पहले मैंने बोला कि पहले 15 वाले करो जो आते हैं। पहले गो में तो मैंने आपको साथ ही बोला, जो 15 वाले मैंने बोला कि 4 15 वाले कर दिया आपने, फिर जाओ 10 वाले में जो आते हैं, तो 3 यहाँ से किए, 4 यहाँ से किए, तभी तो 7 हुए। उसके बाद ठीक है, और कुछ? सर आपके लिहाज से एंथ्रो एक बेस्ट ऑप्शन है या हाँ, सोशल साइंस? एंथ्रो। सर अब कोई सा स्टूडेंट जैसे मैं सर बीएससी कर रहा हूं, मैं 5 साल ये सब्जेक्ट लूंगा, ठीक है। मुझे एमकयू में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि कोई डाइवर्सिटी आ हाँ रही है, तो लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। ठीक, सर जैसे मेरा इंटरेस्ट पोल साइंस में, तो मुझे दिलचस्पी पोल साइंस में, मुझे दिलचस्पी ज्योग्राफी में थी। ठीक, वही चीज़, अगर आपको पोल साइंस में दिलचस्पी है तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको जो 4-5 चीज़ें बताई उसको देखो, अगर वो सब कुछ अवेलेबल है तो गो विद इट। अगर आप खुद के बलबूते पे सोच रहे हो कि मैं खुद पढ़ के खुद करके दूंगा, तो फिर वो देखो कि अभी आपके पास टाइम कितना है। 3 साढ़े 3 महीने। हाँ, तो जो कोई पॉल साइंस का स्टूडेंट है उससे बात करो, उससे पूछ लो कि नया ऑप्शनल है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, फिर डिसाइड करो। अगर मैं टाइम पीरियड के हिसाब से बोलूँ तो एंथ्रो से जल्दी कवर करो। और कुछ? सर अगर मेंटर अवेलेबल ना हो नहीं लेना चाहिए। तो मैंने लास्ट ईयर भी देखा आपसे मैंने लास्ट ईयर भी बात की थी, याद है आपको? है, तभी आई थी मैं जब प्री से पहले। हाँ, तो मैं तभी आपको ये चीज़ समझाई थी। अगर मेंटर अवेलेबल नहीं है और खुद पे बड़ा कॉन्फिडेंस है अगर, तो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगी, लेकिन वो ये वो रिस्क लेने वाली बात है, वो रिस्क लेने वाली बात है। अगर मेंटर ढूंढो, कोई ना कोई तो मिलेगा आपको मेंटर। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है फिर मत लो, क्योंकि आपको मैंने दोबारा बताया कि ये नॉलेज की गेम नहीं है। बड़ा कुछ आपको त्यागना पड़ेगा, बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। बड़े सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे आपने अनुदीप तुरी शेट्टी के बारे में सुना होगा। ठीक है, मैंने जब तैयारी शुरू करी थी तो मैं भी हैदराबाद में था, वो भी हैदराबाद में था, वहीं मैंने कहीं उसका इंटरव्यू देखा। तो उस बंदे ने अपने पहले 5 अटेम्प्ट जो है वो किसी और ऑप्शनल में दिए, लास्ट में फिर वो छोड़ के चला गया उधर वापस हैदराबाद, उधर माइक्रोसॉफ्ट की गूगल में वो काम करने लग पड़ा दोबारा से। और उसके बाद उसने ऑप्शनल चेंज किया और रैंक 1। ठीक है, और वो उसकी मैंने बड़ी मतलब उसको बहुत फॉलो किया था उस वक्त। वो ऐसा बोल रहा था कि मैं ऊब चुका था पढ़ाई से, क्योंकि मैं अपना बेस्ट तो दे ही रहा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं निकला। वो दिल्ली में जाके तैयारी कर रहा था और ही वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन गूगल, ही वॉज गेटिंग अ वेरी गुड जॉब, वेरी गुड सैलरी। उसने वो छोड़ के गया था, तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, वो दिल्ली जाके अच्छे से हर एक चीज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट करके आया था, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं निकल रहा था। तो फिर उसने लास्ट में अपनी स्ट्रेटेजी कैसे चेंज की कि अब मैं कुछ नया पढ़ता हूँ। तो उसने लिखा कि मैंने एम्बर एंड एम्बर बुक खरीदी एंथ्रो की, और वो पढ़ना मैंने स्टार्ट किया। जो कहता है इतनी मज़ेदार बुक थी कि मैंने उसको एंड टू एंड, मतलब पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक पूरी जब तक पढ़ी नहीं तो मुझे तसल्ली ही नहीं हुई। तो वो आपके अंदर जब तक वो जज्बा नहीं आएगा या वो क्यूरियोसिटी नहीं आएगी ना, तो तब तक काम नहीं चलने वाला। तो अगर आपको पहले ही अपने ऑप्शनल को लेके एक सैडिस्टिक सी फीलिंग आ रही है, तो आप उसको सस्टेन कैसे करोगे? आपको सस्टेन करना है, चाहे वो PSIR हो, चाहे वो सोशोलॉजी हो, आपको पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है, एक बच्चा जो एक इंटेलिजेंट बच्चा, वो किसी भी ऑप्शनल के साथ पेपर निकाल सकता है, ये मुझे खुद लगता है। ठीक है, किसी भी ऑप्शनल के साथ वो बच्चा निकाल सकता है, लेकिन अब बात ये आती है कि आप उसमें कितना गुड़ डालोगे। और सिर्फ गुड़ से काम नहीं चलेगा, आपको कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसने निकाला है और उसके टच में आना पड़ेगा। आपका फिलॉसफी ऑप्शनल है, आप किसी फिलॉसफी स्टूडेंट को पकड़ो जिसने पेपर निकाला है, और उससे ये जानने की कोशिश करो कि सर मैं क्या सोर्स पकड़ूं। जहाँ मर्जी मिले आपको, जम्मू में मिलता है, कश्मीर में मिलता है, दिल्ली जाना पड़ता है, जहाँ जाना पड़ता है वहाँ जाके ढूंढो। और अगर आपको लगता है कि ईजिली मिल गया है और काम चल रहा है, तो उसको कंटिन्यू करो। अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं, तो फिर कोई एक ऐसा ऑप्शनल देख लो जहाँ पर फिलॉसफी का ओवरलैप हो जाए, कि आपने जो पढ़ा है अभी तक वो आपके काम है, तो वो देखो। शायद सोशोलॉजी में भी होता है, जहाँ हो रहा है वहाँ ले। जैसे कुछ ऑप्शनल, जैसे इनका साहिल का साइकोलॉजिकल है, तो साइकोलॉजिकल मैक्सिमम बच्चे नहीं रखते हैं,
तो अगर इन्होंने रखा है, कुछ सोच के रखा होगा, इनको बहुत दिलचस्पी होगी, तो ये निकालेंगे पेपर। जैसे हम लोग लॉ के लिए बोलते थे, जनरली आज से 1 साल पहले अगर हम यही वर्कशॉप ले रहे होते और आप मुझे बोलते कि सर मैं लॉयर हूँ और मैं लॉ ऑप्शनल के लिए देना चाहती हूँ, तो मैं आपको तब भी यही बोलता कि पहले देख लो मार्केट में चल क्या रहा है, और उसके बाद देखो कि आपको लॉ की गाइडेंस मिल रही है कहीं से, मेंटर है कोई, आंसर राइटिंग के लिए कोई है। अगर आपके पास ये सब कुछ है देन यू गो। तो इस साल क्या हुआ है, रैंक 1 इज इन लॉ, रैंक 1 लॉ में उनने हमारे पास इंटरव्यू वगैरह दिया था सारा कुछ। और मेरा दोस्त है साकिब, जानते होगे शायद आप साकिब को। साकिब इज़ अ सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग करी, उसका मुंबई चला गया, वहाँ जाके सलमान खान के साथ डायरेक्शन करी, फिर वापस आ गया घर, और घर आके हमारे साथ ही तैयारी स्टार्ट करी। PSIR लिया पहले, ठीक है, PSIR में करी तैयारी, फिर बीच में पेपर शेपर नहीं हो रहे थे, तो फिर उसने क्या कर लिया, JU का एग्ज़ाम मैंने और उसने एक साथ दिया, हम दोनों को आ गया था वहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी का वो जो एंट्रेंस होता है लॉ में। तो उसकी सिस्टर कर रही थी, वो करना लग पड़ा, मैंने बोला नहीं मैं अभी डाइवर्ट नहीं होऊंगा, जो कर रहा हूँ यही करूँगा। तो वो लॉ कर रहा था, अभी उसका लॉ कोविड में ख़त्म हो गया लॉ। कोविड में कौन गया कॉलेज, तो साथ साथ UPSC उसने क्या किया कि अपनी ही सिस्टर से उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसकी सिस्टर का अभी हो गया है PO में, अभी जो आया ना PO का आया, तो शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर PO, उन्होंने उसको गाइड किया, उन्होंने उसको मेंटर किया, अपने नोट्स वगैरह उसके साथ शेयर किए, और उसका भी इंटरेस्ट था, उसने लॉ में निकाल लिया, लेकिन मेंटरशिप के साथ निकाला। सारे ऑप्शनल अच्छे हैं, जो चीज़ें मैंने बोली है ना, अपने माइंड में आप इन सबको जज कर लो कि ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर ये अवेलेबल है अपने आसपास ढूंढने की कोशिश करो। मैंने इसीलिए बोला ये जो हफ्ता है ये उसी पे लगाओ। सर अगर सब बच्चे एक ही ऑप्शनल ले हम थोड़ी किसी के ओवरऑल कंपटीशन में फर्क पड़ता है? क्या कंपटीशन, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। ओवरऑल कंपटीशन पूरे केस का या विद इन एंथ्रोपोलॉजी? मेंस में बच्चे सिलेक्ट होंगे, हाँ तो अगर मैक्सिमम जैसे आज बहुत बच्चे हैं ठीक है, हाँ ठीक है। तो इससे कोई मतलब आने वाले समय में ट्रेंड चेंज होगा आपके हिसाब से या नहीं होगा? यार मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये 2000 से ही है, ईयर 2000 से ये ऊपर ऊपर ही रहता है। होलिस्टिक अप्रोच अभी एंथ्रो ही लेना है क्योंकि आपने कहा यार मैं एंथ्रो का टीचर हूँ, अभी मैं ये चीज़ बोलूंगा, आप बाहर जाके बोलोगे ये खुद एंथ्रो पढ़ाता है इसलिए एंथ्रो बोल रहा है। मैंने आपको सांचा दे दिया, आप उसके अकॉर्डिंग सोचो। मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट दिया ना कि आप टीचर ढूंढो, आप एक मेंटोर ढूंढो, आप आंसर राइटिंग देखो आसपास अवेलेबल है कि नहीं है, और कोई टॉपर ढूंढो जिससे आप डायरेक्ट टच में आ सकते हो, जिसने खुद क्लियर किया है और आपको गाइड कर सकता है ना। ये चीज़ आप हर एक चीज़ के साथ अप्लाई करो, चाहे सोशोलॉजी है, ये जितने भी सब्जेक्ट लिखे, चाहे फिलोसफी है, चाहे PSIR है, चाहे एंथ्रो, जोलॉजी और सोशोलॉजी, है ना। अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे 2 सब्जेक्ट के बीच में, तो मैं फिर आपको उनका कंपैरिजन करके बता सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट्स या सिलेबस या टाइम, 3-4 महीने का टाइम। यार ये दोनों ही बराबर के हैं, जो चाहे ले लो। हाँ PSIR का सिलेबस ज़्यादा है, अगर अभी नया पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो दोनों से बात कर लो। बात क्या करनी, खुद एनालाइज कर लो, यू आर मेच्योर इनफ। आप क्या करो कि PSIR का भी सिलेबस निकालो और एंथ्रोपोलॉजी का भी सिलेबस निकालो, दोनों का सिलेबस देखो, थोड़ा थोड़ा देखो कि हो सकता है आपका बैकग्राउंड किसी चीज़ से मैच कर रहा हो, और उनके थोड़े से टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखो। DKT करके एक साइट है, दिल्ली नॉलेज नेटवर्क करके, ये इनके बड़े सारे टॉपर्स होते हैं, ठीक है, तो इनके थोड़ा सा देखो, वो आपको स्ट्रेटजी बता देंगे थोड़ी बहुत ही, ठीक है। तो स्ट्रेटजी देखो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो उनके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब निकालोगे देखो आप किस में कंफर्टेबल हो, ठीक है, और 2-4 लोगों से अपने आसपास जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे बातचीत करो, फिर डिसाइड कर लो क्या सर लेना। अभी ये क्वेश्चन है, अगर जैसे अभी मैक्सिमम बच्चे एंथ्रो ले रहे हैं, हाँ। तो इससे कंपटीशन नहीं बढ़ेगा फिर एंथ्रो का? एंथ्रो लेके सिलेक्शन होना कोई बड़ी, ये मैं नहीं बोल रहा एंथ्रो लोगे तो सिलेक्शन होगी। जैसे एंथ्रो और जैसे और ट्रेंड है कि हाँ मैं देखो, एंथ्रो लेके बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, मैं खुद पर्सनली ऐसे बच्चों को जानता हूँ, वो क्या करते हैं, अक्षर जैन बुक खरीदते हैं, ठीक है, उसको पढ़ते हैं और उसके नोट्स बना लेते हैं पेन से, उसको रट्टा मार मार के करते क्या है, आजकल पेपर एनालिटिकल आता है, आपको मार्क्स एक ही चीज दिलाएगा कि यू हैव टू राइट रेलेवेंट, यू हैव टू राइट रेलेवेंट। रेलेवेंट चीज अगर जो एग्जामिनर पूछ रहा है, चाहे वो साइकोलॉजी में पूछ रहा है, चाहे फिलोसफी में पूछ रहा है, चाहे PSIR में पूछ रहा है, अब रेलेवेंट चीज दो तो नंबर मिलेंगे। एंथ्रो का पेपर दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रेलेवेंस उसकी बढ़ रही, जो पूछा है वो लिखना है। जो नहीं, बच्चे करते क्या है कि उनके पास एक ब्लूप्रिंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जिसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं
ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, वो अपने माइंड में एक आंसर पहले से ही बना लेता है, और बाद में जब क्वेश्चन में उसको थोड़ा सा भी रिलेटेड चीज़ दिखती है ना, वो उसी आंसर, एक वो ब्लूप्रिंट उसके माइंड में है, उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। वो वहाँ ज़रा टाइम नहीं लगाता कि मैं पहले समझूं किसने पूछा गया है। पर हर एक क्वेश्चन का ना एक क्रक्स होता है, नब्ज होती है क्वेश्चन की, आपको वो नब्ज पकड़नी है, और वो नब्ज पकड़ के पहले उसके बारे में लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो थोड़ा सा तो हाईलाइट करना है जो उसने पूछा है, और उसके बाद बाकी चीजें लिखनी सर है। उसमें कितना टाइम लगाना चाहिए हमें पेपर में, जैसे हम पहले क्वेश्चन रीड करते हैं बिना क्वेश्चन रीड किए लिखोगे तो वो तो टाइम वेस्ट है, सर अगर हम इसीलिए टेस्ट सीरीज देनी है आपने। रीड किया तो कितना थोड़ा सा मैं आपको टाइम नहीं बता सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन आप टाइम इंप्रूव कैसे कर सकते हो ये मैं बताऊंगा, कि आप जब टेस्ट सीरीज दोगे तो वहाँ आप ये चीज़ एवेल्युएट करोगे। जैसे मैंने बोला ना, मैंने पहली बार दिया तो 4 घंटे में पेपर मेरा कंप्लीट हुआ, तो करो आप, पहली बार टाइम लगाओ। वो ब्लूप्रिंट बनाने में कितना टाइम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में? वही बोल रहा हूँ कि मेन क्या है, मेन है ब्लूप्रिंट बनाना, चाहे आपको आधा घंटा भी लगे, मैं ये बोल रहा हूँ। मेन तो ब्लूप्रिंट है ना, अगर ब्लूप्रिंट बनाए बगैर आपने आंसर लिख दिया जो गलत है, तो आपको मार्क्स तो ऐसे भी नहीं मिलने। तो आपने टाइम वेस्ट पहला नंबर एग्जामिनर का किया, जो वो पेपर पढ़ेगा, क्योंकि आपने रेलिवेंट लिखा नहीं, उसको आएगा गुस्सा, वो बोलेगा यार जो मैं पूछ रहा हूँ ये वो लिख नहीं रहा, लिख कुछ और रहा है, तो उसका आपका इंप्रेशन कैसा जाएगा उस पर, नेगेटिव। तो वो नेगेटिव इंप्रेशन स्टे करेगा थ्रू आउट योर पेपर। पहले ही क्वेश्चन में अगर नेगेटिव इंप्रेशन गया, चौथा क्वेश्चन आपने अच्छा भी लिखा है वो नेगेटिव ही रहता रहेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने हमारे यहाँ सीनियर प्रोफेसर हैं जो कि पेपर इवेल्युएट करते हैं यूपीएससी का भी, तो उन्होंने पर्सनली मेरे से बड़े ऐसे बात करी कि विशाल, जैसे मैं चेक कर रहा था तो मैंने हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो उसके फादर दादा के ज़माने से चीज़ें लिखने अलग पड़ते हैं जो कि पूछा ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी ठीक कैसे होंगी, थ्रू जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। कोई भी मॉडल आंसर जैसे देते हो, जैसे क्या होता है आजकल बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको मॉडल आंसर्स देती है, ठीक है, डेली क्वेश्चंस देती हैं। जैसे अभी आप थ्रू आउट दीज 3 मंथ्स, अभी से ही आपका करंट अफेयर बहुत रेलिवेंट होगा, तुरंत आपको अभी क्या कर देना चाहिए, द हिंदू के जो आर्टिकल्स आते हैं एडिटोरियल्स, उन पे स्विच कर देना चाहिए, ठीक है। फिर एडिटोरियल पढ़ रहे हो, बड़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे इनसाइट्स है, विजन है, IAS बाबा है, ओनली IAS है, ये लोग क्या करते हैं डेली न्यूज़ से आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। आप वो क्वेश्चन पकड़ो, उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। देखो माइंड में उसका आंसर बनाना ही सारी गेम है, तुरंत पेन निकाल के लिखने लग जाना आंसर, वो कोई चीज़ नहीं है। दिमाग में उसका क्या बनाओ, ब्लूप्रिंट बनाओ कि इसका आंसर क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट्स मैंने एड्रेस करने हैं, कौन कौन सी डायमेंशंस मैंने एड्रेस करनी, उस पर ज़्यादा टाइम दो। क्यों? क्योंकि आज आप उसको टाइम दोगे, आज आपको हो सकता है 20 मिनट लगे उसको, लेकिन 3 महीने में आप उसको इम्प्रूव करके 1 और 2 मिनट्स पे ले आओ, उसका कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। लेकिन एक क्रक्स यही है कि वो करना ही करना है, उसके बगैर आंसर लिखोगे तो वो टाइम वेस्ट आपका भी है, एग्जामिनर का भी है, हर जगह, ठीक है। तो अब हम शुरू कर लेते हैं, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, ठीक। अगर आप में से किसी को गर्मी लग रही हो, फैन ऑन कर सकता है, उधर से AC ऑन कर सकता है, दरवाज़ा खोल सकता है, ठीक है, देख लेना अगर किसी को लग रही है बता देना, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आपने जो जो सवाल पूछे हैं इनको कैटर करते हैं। ओवरऑल स्ट्रेटजी अभी आपकी क्या होनी चाहिए, पहले आपने नोट्स इकट्ठे करने हैं अपने, ठीक है। अभी क्योंकि हफ्ते की गेम हफ्ता एक मैंने आपको बोला कि आप एक हफ्ता क्या करो, ये कम नहीं होगा, वो कम हो जाएगा शायद। हफ्ता एक आपने क्या करना है, अपनी किताबें जो हैं उसको मेंस ओरिएंटेड वाले जो आपके नोट्स हैं उनको पकड़ो, ठीक है। और शुरुआत किससे करो, अपनी ऑप्शनल से, ठीक है, अपना ऑप्शनल पकड़ो, ठीक है। और ऑप्शनल के जो नोट्स हैं उनको निकालो अपने सामने, अपने अपने जो हाथ से अपने नोट्स बनाए होंगे उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देना, ठीक है। और उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन करना शुरू करो, ठीक है। मैं ये जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया हुआ। मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन में अपना 80% टाइम जो है ये अपने ऑप्शनल को दिया है, और बाकी 20% मैंने सिर्फ GS को दिया, पूरे GS को दिया, क्योंकि मेरा GS का मटेरियल प्री से ही तैयार था, ठीक है। उसके बाद मैंने सिर्फ उसको सस्टेन कराया करंट अफेयर से, मुझे सिर्फ करंट अफेयर को ही सस्टेन करना था, और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क क्या किया कि थीम्स निकाल ली थी जिनके राउंड पेपर आता है, और उन थीम्स को अच्छे से पढ़ लिया था,
अपने नोट्स में सीधे जाके कि यहाँ से ये थीम पूछी जा रही है, जैसे लेट से आर्ट एंड कल्चर है तो रॉक कट आर्किटेक्चर अगर पूछा जा रहा था तो मैंने रॉक कट आर्किटेक्चर पढ़ लिया। और मुझे दिख रहा था कि अगर 3 साल से रॉक कट आर्किटेक्चर पूछा जा रहा है तो मैंने उसमें अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन करी, मैंने गूगल किया उसको, रॉक कट आर्किटेक्चर यूपीएससी करके गूगल करो, दृष्टि का खुल जाएगा, बायजू का खुल जाएगा, 5-6 का खुल जाएगा। फिर एक और चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना। जब भी आप कोई चीज़ गूगल करते हो ना, तो मैं शॉर्टकट ढूंढता हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, मेरे से ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं है। आप मुझे इतनी मोटी बुक दोगे ना, मैं पहले ही आपको बोलूँगा ना, नहीं पढ़नी मैंने। पतली सी बुक बताओगे मैं पढ़ लूँगा, आप बोलोगे ये मोटी सी बुक है, ये इसी की समरी है, ये पढ़ ले, तो मैं पढ़ लूँगा। मैंने आज तक इकोनॉमिक सर्वे वो मोटा मोटा आता मैंने कभी नहीं पढ़ा। एक बार मैं दिल्ली गया था नोट्स खरीदने, तो मैंने देखा वहाँ सारे फोटो स्टेट वालों ने इतने मोटे मोटे येलो कलर के वो प्रिंट करके बाहर इकोनॉमिक सर्वे, तो मैं तो भैया कौन खरीदता है, कहता है सारे खरीद के लेके जाता। मैं भाई मैं